ये इतिहास की सबसे बड़ी ट्रोलिंग घटना के रूप में जानी जाएगी। और जाहिर है हम बात कर रहे हैं WNBA और इस आदमी की। तो इनका नाम एनएस है। ये एक NBA खिलाड़ी है। ये करीब 6 फुट 7 इंच के हैं और तुर्की से है या कुछ ऐसा। और उन्होंने खुद ही ये जिम्मेदारी ली है कि वे उन महिलाओं के लिए खड़े हों जो अपनी खेल में ट्रांस महिलाओं के खेलने के खिलाफ है। हैरानी की बात है ना? और उन्होंने ये कहकर ऐसा किया है कि वो एक महिला है और वो WNBA के लिए ड्राफ्ट में शामिल होंगे। लेकिन अब ये और भी ज्यादा विवादास्पद हो गया है क्योंकि उन्हें इस शर्ट पहनकर WNBA गेम से बाहर निकाल दिया गया। शर्ट पर लिखा था महिला, वयस्क, मानव, स्त्री। और जाहिर है यहाँ बिल्कुल भी कोई ट्रोलिंग नहीं हो रही है। आइए देखते हैं कि इस इवेंट में असल में क्या हुआ और पूरी कहानी को समझते हैं। ये वाकई दिलचस्प है। तो बात यह है कि जैसे ही कैंडिस फ्रीडम को WNBA गेम से बाहर निकाला गया, एक शिकागो स्काई खिलाड़ी ने उनसे लड़ने की कोशिश की कोर्ट के किनारे। और ब्रेक से ठीक पहले विंड विनर ट्रस्ट एरिना के अंदर यही नजारा था। जब नताशा क्लाउड ने वो बास्केट किया तो वो अपनी आवाज सबको सुनाना चाहती थी। हमने WNBA को लेकर हो रही बातचीतों के बारे में बात की है। मेरा मतलब है, देखिए, अगर आप सच में सिर्फ उसके आकार की तुलना इन महिलाओं से करें तो ये सोचना कि ऐसे किसी आदमी का मुकाबले में उतरना ठीक या स्वीकार्य होगा। लेकिन दोस्तों, वो यही नहीं रुक रहा है। ये एक पूरा मुद्दा बन गया है। और जब मैं कहती हूँ पूरा मुद्दा तो मेरा मतलब है सच में पूरा मुद्दा। ठीक है, फिर से ये रहा वो वाकया ताकि आपको पता चल सके। नताशा क्लाउड। और ब्रेक से ठीक पहले विंड विन ट्रस्ट एरिना के अंदर का ये नजारा था। जब नताशा क्लाउड ने वो बास्केट डाली तो वो अपनी आवाज सुनाना चाहती थी। ठीक है, गुस्सा गुस्सा। ये महिला गुस्से में है और वे एनिस को खेल से हटा देते हैं, सचमुच हटा देते हैं। ठीक है, उसे बाहर निकाल देते हैं, वे उसे बाहर धकेल देते हैं। और यहाँ एक इंटरव्यू है, ठीक है, जो उन्होंने हाल ही में इस बारे में बात करते हुए किया है। और मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूँ, एनिस ये सब ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं कर रहे हैं। वो ये सब WNBA की उन महिलाओं के पक्ष में खड़े होने के लिए कर रहे हैं जो सिर्फ महिलाओं के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना चाहती हैं। और वो एक बहुत ही साधारण बात कहते हैं, जो ये है कि अगर आप ट्रांस महिलाओं को WNBA में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देने जा रहे हैं तो फिर NBA और WNBA की जरूरत ही क्या है? बस एक ही खेल बना दीजिए और हम सब साथ में प्रतिस्पर्धा करेंगे। मेरा मतलब है फिर फर्क ही क्या है ना? और WNBA को सच में समझ नहीं आ रहा कि इस बारे में क्या किया जाए। जितना साफ साफ कहा जा सकता है। मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं जिसका जवाब मुझे लगता है कि पूरे अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में हर कोई जानना चाहता है। क्या आप एक महिला हैं? अगले वसंत में मैं अपनी प्रतिभा लेकर WNBA में शामिल होने जा रहा हूं। लेकिन इसमें आप एक महिला से मौका छीन लेंगे। उनके नियमों के मुताबिक अगर मैं उस कोर्ट पर कदम रखता हूं और खुद को महिला के रूप में पहचानता हूं तो मुझे खेलने की अनुमति है और मैं खेलने के लिए तैयार हूं। ये वही नियम है जो उन्होंने बनाए हैं। और चाहें या ना चाहें, आपके पास यही है। आप जाइए, यही है ट्रोलिंग का पल। उन्होंने वास्तव में आकर कहा है कि ये ट्रोलिंग नहीं है। और यही वो घटना है जो इससे पहले हुई थी। लोग उनसे बहुत खुश नहीं है, लेकिन फिर भी वो बस एक बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये है कि अगर मैं ये घोषणा कर दूं कि मैं एक महिला हूं तो इससे मैं महिला नहीं बन जाती। और ये तथ्य कि आप लोग फर्क देख सकते हैं, जैविक अंतर देख सकते हैं, इससे ये कम अजीब नहीं हो जाता। मैं उसे छू नहीं रही हूँ, मैं बस कह रही हूँ बाहर में जाओ, तुम लीग में बेकार थे। You were sorry in the league. Sorry ass. You were sorry in the league. You were sorry in the league. You ain't even do good in this league. Sorry. You ain't good here. मुझे सच में लगता है कि ये इतिहास के सबसे अद्भुत राजनीतिक ट्रोलिंग पलों में से एक होना चाहिए, क्योंकि जो वो यहाँ अकेले कर रहे हैं उससे खेलों में ट्रांस विरोधी आंदोलन जो भी अब तक दावा करता आया है वो सब सच साबित हो रहा है। वो यहाँ लिखते हैं, हमेशा औरतें ही दूसरी औरतों से नफरत करती हैं। यहाँ वो शर्ट पहने हुए हैं, मैच में महिलाओं के बाथरूम के बाहर खड़े हैं, फिर से वही शर्ट पहने हुए हैं। यहाँ 2027 में वो WNBA के नए चेहरे के रूप में है। मेरा पहला लक्ष्य होगा कि मैं हर खिलाड़ी और हर कोच को प्रोत्साहित करूं कि वे राष्ट्रगान के समय अपने दिल पर हाथ रखकर खड़े हों। अब मुझे पूरा यकीन है कि मुझे ये बहुत पसंद है, क्योंकि ये सब देशभक्ति के बारे में है। सबको याद दिलाने के लिए कि हम अमेरिका के लिए हैं, हमें अमेरिका पर विश्वास है, हम महिलाओं और पुरुषों के खेल का समर्थन करते हैं और हमें उन सभी विचारधारात्मक विकृतियों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है जो अब सामान्य हो गई हैं। लेकिन बात यह है, मुझे नहीं पता कि वो अभी भी NBA में है या उनका समय NBA में खत्म हो चुका है। मुझे शायद इसके बारे में जानना चाहिए और पता लगाना चाहिए। लेकिन ये आदमी ये सब करके बहुत कुछ दाव पर लगा रहा है, बहुत कुछ दाव पर है। बेशक ये अब प्रचार पाने का हथकंडा बन गया है और अब वो खेलों में ट्रांस विरोधी आंदोलन का चेहरा बन जाएगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है, उसके लिए अच्छा है, वो इसका हकदार है। उसने वाकई में बहुत कुछ किया है।
लेकिन साथ ही इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो भी ग्रुप राजनीतिकरण से डरता है वो उससे दूरी बना लेगा, ना तो ब्रांड डील्स में और ना ही गेम्स में। मुझे नहीं पता कि वो अब कभी एनबीए में वापस आ पाएगा या नहीं, क्या वो उसे लेंगे ये साफ नहीं है। और उसने महिलाओं का बचाव करने के लिए पूरी तरह से आगे बढ़ने का फैसला किया है और मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे वो आदमी बहुत पसंद है जो महिलाओं के अधिकारों के लिए खड़ा होता है, क्योंकि यही वही पुरुष हैं, वो नहीं लेकिन ऐसे पुरुष जो दावा करते हैं कि कुछ महिलाएं हैं जो महिलाओं से उनके अधिकार छीनने की कोशिश कर रही हैं। और आखिर में उन्होंने पूरी ट्रांस महिला आंदोलन को ट्रांस अधिकारों के बारे में बना दिया है, लेकिन ये पूरी तरह से और सीधे तौर पर महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन है। और ये पुरुष ही हैं जो महिलाओं के अधिकारों के लिए खड़े हो सकते हैं और खड़े होना भी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे महिलाएं खड़ी होती हैं। लेकिन ये देखना बहुत खूबसूरत है कि पुरुष कह रहे हैं हमें पता है कि हमारा काम इन महिलाओं की रक्षा करना है, हम अपने खेलों में अच्छे हैं, वे अपने खेलों में अच्छी हैं, उन्हें वो अपने लिए रखने दीजिए, हमें बस उनकी सुरक्षा करनी चाहिए और वो इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मेरा मतलब है इसे देखिए। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अब तक मैंने 2 पूर्व एनबीए खिलाड़ियों, 3 जी लीग खिलाड़ियों और 3 यूरोपीय खिलाड़ियों से बात की है। उन सभी ने कहा है कि अगर WNBA नियम नहीं बदलता तो हम इस आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार हैं और हम महिला के रूप में सामने आने और 2027 WNBA ड्राफ्ट में अपना नाम डालने पर विचार कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, NBAZ लीग खिलाड़ियों को सालाना $45,000 मिलते हैं, जबकि WNBA की शेष खिलाड़ियों को सालाना $1.4 मिलियन मिलते हैं। वे पुरुष सिर्फ खुद को महिला बताकर हर साल अतिरिक्त $13,55,000 कमा सकते हैं। नियम तो नियम होते हैं। वो पीछे नहीं हट रहा है, वो आदमी पीछे नहीं हट रहा है। आपने शायद एक आंदोलन की शुरुआत कर दी है। दूसरे लोग भी शायद आपके रास्ते पर चलेंगे। आपकी सलाह क्या है? देखिए, ये बहुत अच्छा है कि मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं जिस चीज़ के लिए खड़ा हूँ और मेरा अभियान जिस चीज़ के लिए खड़ा है, वो किसी भी दूसरे खिलाड़ी के काम से अलग है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं यहाँ किसी भी समूह या व्यक्तिगत फैसलों का मजाक उड़ाने, उनका मजाक बनाने या उनका अपमान करने के लिए नहीं हूँ। मैं जो कर रहा हूँ वो सिर्फ क्लिक और ध्यान पाने से कहीं बड़ा है। मैं नहीं चाहता कि ये सारी बात एक मजाक और तमाशा बन जाए। मैं चाहता हूं कि लोग हमारे संदेश को गंभीरता से लें। इसी वजह से मैं एक बात बहुत साफ करना चाहता हूं कि मेरा किसी और खिलाड़ी या जो भी वे कर रहे हैं उससे कोई संबंध नहीं है। इस संदेश को और ज्यादा गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ठीक है, मेरा मतलब है वो सच में पीछे नहीं हट रहा है। और यहाँ वो लिखता है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना एनबीए और WNBA को मिला दिया जाए। अगर बायोलॉजी अब मायने नहीं रखती तो फिर अलग अलग लीग्स क्यों हो? नियम तो नियम होते हैं। हर GM, WNBA के कमिश्नर हर GM को मैसेज करते हैं और वे अब भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक महिला होती क्या है। और वे असल में इस हफ्ते एक मीटिंग कर रहे हैं। ये करीब 30 साल से चल रहा है, सालों से। तो सोचिए ये कितना अपमानजनक है। वो बयान उन सभी खिलाड़ियों के लिए कितना अपमानजनक है जिन्होंने उस लीग के इतिहास में असल में खेला है। तो अगर वे ये परिभाषित नहीं कर सकते कि एक महिला क्या है, मेरा मतलब है अगर वे इसे परिभाषित नहीं कर सकते तो वे सही हैं। हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट की जज है क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो क्या है। वैसे ये एक शानदार इंटरव्यू है, मैं सभी को इसे देखने की सलाह देती हूँ। वैसे ये एनएस है, वे लिख रहे हैं WNBA की ओर ट्रांजिशन शुरू होने दो, लेट फ्रीडम प्ले। मेरा मतलब है ये वो तरह का आदमी नहीं है जिससे कोई महिला मुकाबला करना चाहेगी। और फिर से ये WNBA ड्राफ्ट के लिए अपनी उम्मीदवारी घोषित कर रहे हैं। तो अब ये पूरी तरह से आधिकारिक है। मैंने अभी अप्रैल में होने वाले 2027 के WNBA ड्राफ्ट घोषणा कर दी है। इस सफर में मेरे साथ जुड़िए। महिलाओं में निवेश करें, महिलाओं को वेतन दे, महिलाओं को नौकरी दे। लेनिस केंटर फ्रीडम ने तय किया है कि वो WNBA में WNBA अभी ऐसे पुरुषों को जो खुद को महिला मानते हैं लीग में खेलने से प्रतिबंधित नहीं करता है। बिना पलक झपकाए WNBA में दबदबा बना लेंगे। WNBA के इतिहास में नंबर 1 उभरता खिलाड़ी। वो मजाक नहीं कर रहे हैं दोस्तों, वो फिर से मजाक नहीं कर रहे हैं। यहाँ उन्हें एक इवेंट से बाहर ले जाया जा रहा है क्योंकि महिलाएं उन पर नाराज हो गई थी। देखो वो कितने लंबे हैं, देखो वो कितने विशाल है। वो सच में एक अद्भुत इंसान है जो ये कर रहे हैं। उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। मैं पूरी तरह से इसके पक्ष में हूँ। यहाँ पूरा इंटरव्यू है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। बस यहाँ बात कर रही हूँ इस बारे में कि वो महिलाओं का समर्थन कर रहे हैं। और मुझे कहना ही होगा कि अगर वो सच में WNBA में खेलते हैं तो ये पूरी तरह से खेल की तस्वीर बदल देगा। क्या आप सोच सकते हैं? सिर्फ दर्शकों की संख्या ही नहीं, बल्कि सोचिए अगर वो और सोफी कनिंघम एक साथ किसी मैच में अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ खेले तो क्या होगा? ये सब कुछ तहस नहस कर देगा। और जैसा कि वो कहते हैं, ये उन सभी महिलाओं के लिए शर्मनाक और अपमानजनक है जिन्होंने खेला है।
WNBA को तो ये भी नहीं पता कि महिला की परिभाषा क्या है। मेरा मतलब है, सच में दोस्तों, जरा समझदारी दिखाओ। कोई पुरुष जो खुद को महिला मानता है वो महिला नहीं है, बस इतना ही, सीधा साफ। इसमें कोई जटिलता नहीं है। अगर आपको ट्रांस अधिकारों की इतनी चिंता है तो एक ट्रांस लीग बना लीजिए और उन्हें अपने आप खिला दीजिए। मुझे नहीं पता कि कोई उसे देखेगा या नहीं, और शायद ये आर्थिक रूप से अच्छा फैसला नहीं होगा, लेकिन आप कभी नहीं जानते। उन्हें रहने दीजिए, लेकिन मत अपनी वोक विचारधाराओं के कारण महिलाओं के अधिकारों को नष्ट मत कीजिए। और एनएस इस पर पूरी तरह से डटे हुए हैं। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।